दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश। ठीक है, तो इस अध्याय से या इस टॉपिक से हम लोग जितना भी इससे संबंधित एमसीक्यू है उसका पूर्ण रूप से एक्सप्लानेशन किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लानेशन किया जाएगा, साथ ही साथ कुछ अगर क्वेश्चन बनता है वो भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस एमसीक्यू को देखिए अच्छी तरह से, और ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाली है उसमें अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। पूर्णतः एक सटीक तरीके से लिया गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन को जो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया है जो एग्ज़ाम संबंधित ना हो, जो लेंदी प्रोसेस वाले क्वेश्चन को भी अधिक नहीं लिया गया है, ताकि आपको क्वेश्चन वैसे दिया जा रहा है जो आपके अनुरूप हो, जो आपके एग्ज़ाम के अनुरूप हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक जो गुप्तोत्तर काल है या वर्धन वंश, इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सके मैंने लिया इस वीडियो में। आप लोग पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित? याद रखेंगे, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्य कवि था या राजदरबार कवि था। ठीक है, इसने हर्षचरित और कादम्बरी दो पुस्तक लिखे। ध्यान रखेंगे, कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी दो पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और उनके बारे में कुछ बातें हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए आज हर्षवर्धन के बारे में ही जानेंगे। और बाणभट्ट याद रखेंगे हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे और इसी ने ये पुस्तक लिखे हैं हर्षचरित। ठीक है, साथ ही साथ कादम्बरी नाम याद रखेंगे, वो भी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा बाणभट्ट द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे? तो देखिए, याद कीजिए, फायान ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ठीक है, इत्सिंग 7वीं सदी में आए थे। ठीक है, मेगास्थनीज मौर्य शासन काल में, बचा कौन? वैनसांग। ठीक है, वैनसांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। इनकी पुस्तक है CU की। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जिसने पराजित किया था याद रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपको पता है कि भारतीय इतिहास में इसे नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश संस्थापक, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, जिसने हुनों को पराजित किए थे। याद रखेंगे इनका एक भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें से ज्ञात होता है कि गुप्तों को पराजित किए थे। ठीक है, और आगे बचता आपके पास है हर्षवर्धन, यानी किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो उसके हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन, ध्यान रखेंगे नेपोलियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वो नगर था मथुरा। ब्रजवासी, ब्रजधाम, याद रखेंगे मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंदा की रचनाकार कौन था? ध्यान रखेंगे, नागानंदा, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि बाणभट्ट ने दो पुस्तक लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। आगे आपके भवभूति है, इसने मालती माधव लिखा, और भास नाम का लेखक हैं जिसने स्वप्नवासव दत्ता लिखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बाणभट्ट की दो पुस्तक हर्षचरित कादम्बरी, भवभूति, मालती माधव, स्वप्नवासव दत्ता, भास।
ठीक है। और हर्षवर्धन ने नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाम की पुस्तक लिखी। आगे अगला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? प्रयागराज और कन्नौज में। कहा जाता है, ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का समारोह का स्थापना किया गया था, ठीक है, जिसे संगम क्षेत्र में एक समारोह किया गया था। कहा जाता है यही प्रयागराज में जो महामोक्ष परिषद का स्थापना किया गया था या संगम क्षेत्र में समारोह स्थापना किया गया था, यही कहा जाता है कुंभ मेला का स्टार्ट। कहा जाता है कुंभ मेला का स्टार्ट हर्षवर्धन ने ही किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? तो जिससे जुड़ा है वो है वैनसान, ठीक है। मेगास्थनीज याद रखेंगे, इंडिका नामक पुस्तक है। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, ठीक है। और फाहियान की पुस्तक छोड़ दीजिए, आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, इसकी पुस्तक के बारे में पूछता नहीं है, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। तो पुराण के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान याद रखेंगे, ठीक है, प्रतिष्ठानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोखरी शासक की राजधानी थी, कहाँ थी? ठीक है, तो मोखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? याद रखेंगे कन्नौज, ठीक है। याद इस बात का भी रखिएगा कि मोखरी गुप्तों का सामंत थे, ध्यान रखेंगे, गुप्तों के सामंत थे मोखरी। और मोखरी वंश में कुछ राजा हैं, प्रमुख राजा हैं, जैसे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर वर्मा और ग्रह वर्मा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन 2 भाई यानी राजवर्धन और हर्षवर्धन, उनकी एक बहन राजश्री, इसी ग्रह वर्मा से शादी हुआ था, ठीक है। आगे चल के मालवा नरेश ने ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं और राजश्री भाग जाती जंगल। इसके बाद राजवर्धन की हत्या शशांक कर देते हैं। तो हर्षवर्धन के पास एक ही उपाय है, वो डायलॉग याद रखिएगा, भाई, पिताजी, भैया का सबका बदला लेगा रे फैजल, ठीक है, याद तो है ना। यही वाला बात यहाँ पर भी है कि हर्षवर्धन सबका बदला लेगा, भैया का भी लेगा, बहन का भी लेगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन शशांक को भी पराजित करता है और अपनी बहन को राजश्री को खोजकर जंगल से लाते हैं और अपने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और कहा जाता है कि कभी इसने हर्षवर्धन ने कभी ये नहीं कहा कि कन्नौज का मैं शासक हूँ, उसने कहा मैं अपनी बहन की संरक्षक के तौर पर यहाँ पर हूँ, ठीक है। और इस प्रकार हर्षवर्धन सदैव के लिए कन्नौज पर ही रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक से मिलती है, किसकी पुस्तक में निहित है? याद रखेंगे, हरिसेन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ, प्रयाग प्रशस्ति पत्र, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, ठीक है। कलहन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी। कालिदास की बातें छोड़ दीजिए, इसने एक पुस्तक नहीं कितने पुस्तक लिखे, ठीक है। तो कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से सूचनाएं मिलती है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में तो बहुत सी पुस्तक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के बारे में सूचना कलहन की राजतरंगिणी से भी मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछता है, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर हम लोग हर्षवर्धन के बारे में बस इतने जानते हैं कि हर्षचरित, ठीक है, जो बाणभट्ट ने लिखा, यहाँ पर हर्षचरित का नाम ही नहीं है, ऐसा ना हो इनमें से कोई ने टिक करके निकल जाते, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का साम्राज्य की राजधानी था, मैंने अभी बताया कहाँ था, थानेश्वर था, लेकिन आगे चल के इसने कन्नौज में अपना राजधानी स्थापित कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोनों आपका क्या बोला जाए कि ऑप्शन में है। अगर हर्ष वाली बात पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज, याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको मोखरी वंश पूछता या वर्धन वंश पूछता तो आपको यहाँ पे थानेश्वर हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर्ष की राजधानी पूछ रहा है तो आपका आंसर कन्नौज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया, मैंने अभी बताया पूरी कहानी, कहाँ स्थानांतरित किया, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ पर हर्ष ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे वो स्थल आपका है प्रयाग। ठीक है, प्रयाग, इसी में कहा जाता है कि कुंभ मेला का स्थापना हर्षवर्धन ने ही शुरू किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो दोनों के बीच में नर्मदा नदी के पास जो युद्ध होता है वो ये युद्ध है पुलकेशिन द्वितीय के साथ में। इसका प्रमाण ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख का लेखक है रविकृति। ठीक है, ध्यान रखेंगे रविकृति के लिखित ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी से आगे हर्षवर्धन को बढ़ने नहीं दिया, तो पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी से इधर भी बढ़ने नहीं दिया गया था। यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो सीमांकन है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी के इस पार हर्षवर्धन और नर्मदा नदी के उस पार पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि जो हर्षवर्धन को पराजित करने वाले शासक है उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, जब भी बताया ऐहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, जो कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था, रविकृति ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ था और आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे 618 ईस्वी माना था, इसलिए आप भी 618 को मान के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि वान निवासी था, कहाँ का निवासी था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कवि यानी वानभट्ट कहाँ के निवासी थे, तो याद रखेंगे जो इसमें दिया गया है उससे कहीं भी मैच नहीं खाता है, इसलिए आपका आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि वानभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में नहीं बल्कि सोन नदी के किनारे पृथ्वीकूटा, याद रखेंगे सोन नदी किनारे पृथ्वीकूटा। ठीक है, कूटा नामक जगह पर हुआ था। तो बहुत जगह में हो ना हो आपका आंसर पाटलिपुत्रा दे सकता है, देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप याद रखेंगे इसका आंसर उपयुक्त में कोई नहीं होगा। याद रखें पृथ्वीकूटा वानभट्ट का जन्म स्थल था, पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यानसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो कुछ मत सुनिए और मारिए टिक, हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे तो फाहियान। ठीक है, फाहियान, और यहाँ पे पूछे तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी कहानियाँ, मैं कितना बार बोल चुका हूँ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो याद रखेंगे वो है व्यानसांग। ठीक है, ये कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, और इत्सिंग 7वीं सदी में आए थे, सब चीनी यात्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग यानी व्यानसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित था, कभी सुरक्षित हो सकता है, नहीं था। ठीक है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड की प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये बातें उस समय का सही है। और तीसरा कहता है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी बातें सही है। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा केवल 2 और 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार में व्यानसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो इसको किसी ने नहीं भेजा था। ठीक है, ये यात्रियों का राजकुमार है। चलते चलते
चलते चलते वो पहुंच गया आपका पटना तक, सॉरी कन्नौज तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था, वो आपका मथुरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? ठीक है। कोशीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोशीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो रेशम के लिए किया गया है, रेशम वस्त्र के लिए किया गया है। ठीक है। कोशीय शब्द का प्रयोग रेशम वस्त्र के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वैनसांग जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वो विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक है, भीनमाल की यात्रा की थी, तो याद रखेंगे चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा किसने किया था? तो वैनसांग ने किया था। आपको मैं कितना बार बोल चुका हूँ, ये यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है। और वैनसांग बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है कि सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? तो वैनसांग से जुड़ा है। मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका और अलबरूनी किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? याद रखेंगे ये किया था 1771-72 में किए थे, इसलिए कोई भी आपका सही आंसर नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको आप डी मारिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7वीं शताब्दी में आए थे, तो वो चीनी यात्री जो वैनसांग है, सॉरी इत्सिंग है, जो 671-72 में यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषा बताता है? तो ऑप्शन ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, सी विनिमय पत्र और सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। मैंने कितना बार आप लोगों ने समाचार पत्र में हुंडी सुने होंगे। ठीक है, हुंडियों का बिक्री, वो क्या है? विनिमय पत्र है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? एकदम रट्टा मार के रख लीजिएगा, यून तीन। ठीक है, यून ती के नाम से, यून तू के नाम से करते थे। ठीक है, अजीब नाम है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कीजिएगा, सवाल पूछता है तो आप लोग याद करके रख लीजिएगा। यिन तू के नाम से पुकारता था चीनी यात्री भारत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो आपको पता है मुसलमानों ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है वो है आपका नालंदा। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, ठीक है, वो कौन है? तो नालंदा विहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, औदवंतपुरी विहार आपको पता है, इसका स्थापना गोपाल ने किए थे, पाल वंश के शासक गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे, ध्यान रखें, पाल वंश के शासक है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से पूरब की तरफ 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, आप लोग चाहे तो भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो जो व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज था, इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी होंगे, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन लड़ेंगे? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और
पाल। ठीक है, उसके बारे में आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, आज नहीं तो किसी और दिन। कथन दिया हुआ है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, और कारण दे रखा हुआ है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सामंतवाद है, ठीक है, सामंतवाद है वो गुप्तोत्तर काल में पूरी तरह विकास होकर सामने आया, क्योंकि गुप्त वंश ने सारे जमीन या कह सकते सामंतवादी ढांचा को एक तरफ पनपा गुप्त वंश में, और आगे चल गुप्तोत्तर काल में पूरी तरह से एक संरचना बन गया, और यह कृषक संरचना का प्रमुख विशेषता बन गया। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, यानी बिचौलिया भी आया, और बिचौलिया के बाद जो कृषक वर्ग है, जो कि आश्रित कृषक वर्ग, किसी पे डिपेंडेंट कृषक वर्ग है, वो भी सामने आया। ठीक है, सामंतवाद का सबसे बड़ा ये खासियत है कि बिचौलिया सामने आएगा और जो कृषक होंगे वो किसी न किसी पर डिपेंडेंट होंगे। इस प्रकार आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। ठीक है, एक ये कहता है, दूसरा कहता है चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध ही पाया। ठीक है, ही पाया। तो याद रखेंगे ये ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि देखिए जब कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति किया था उस समय फाहियान यहाँ पर थे नहीं, तो एक तो सही होगा नहीं। ठीक है, दूसरा बात ये है कि चीनी यात्री जो वेनसांग है हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म की प्रतिरोधी पाया, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रतिरोधी नहीं पाया किसको, वेनसांग हर्ष को। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कह सकते हैं दोनों का दोनों सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर याद रखेंगे डी होगा, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जरीद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया, बात सही है, सबने किया है। ठीक है, और संभापुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, ये भी बातें सही है। ठीक है, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। ठीक है, अनिवार्य तत्व है, तो देखिए यहाँ पर दिया अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये व्यवस्था हो जाएगा कि केंद्रीय सत्ता सशक्त हो और दुर्लभ व्यवस्था हो, प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्था, तो यहाँ पर आपका सामंत व्यवस्था हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा बात कहते हैं कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, बात सही है। ठीक है, सामंत व्यवस्था में तो यही तो होता है कि आप भूमि किसी के नियंत्रण पर दिया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि सामंत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी और दास संबंध का बनना। ठीक है, इस प्रकार आपका ये भी सही, इस प्रकार आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, एकदम सही बात है। ठीक है, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग में तीर्थराज नाम दिया, प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ठीक है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, तो आपका सी सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ठीक है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। ठीक है, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जितना भी है वो शंकराचार्य के बारे में सही बातें हैं। ठीक है, गलत बातें जो था वो सी है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जहाँ हुआ था वो है केरल में हुआ था। ठीक है,
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से उनका नाम जन्म हुआ था, वो है आपका केरल में। ठीक है, हम चारों मठ के बारे में बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो द्वारका कहाँ है, गुजरात में है। जोशीमठ कहाँ पर है, ठीक है, जोशीमठ कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके बाद आपका पुरी उड़ीसा में है और श्रृंगेरी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, यानी देखिए दक्षिण भारत में एक है, उत्तर भारत में उत्तराखंड में एक है, इसके बाद पश्चिम में गुजरात में एक है और पूर्व में उड़ीसा में एक है। इस प्रकार आप चाहे तो इस प्रकार आप इस तरह यहाँ पर बना लीजिए, अपने मैप में एक 4 कोना दीजिए। सबसे उत्तर में यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तर जाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ। ठीक है, इसके बाद अगर हम दक्षिण चलते हैं तो यहाँ पर श्रृंगेरी लिखिए। ठीक है, श्रृंगेरी लिखिए आराम से। यहाँ पर अगर पूरब चलते हैं तो पुरी उड़ीसा में और पश्चिम चलते हैं तो आपका द्वारका। ठीक है, द्वारका। ठीक है, इस प्रकार चारों दिशा में 4 मठों का स्थापना किया आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा 4 धाम सम्मिलित नहीं है। जो 4 धाम सम्मिलित नहीं है वो आपका मानसरोवर सम्मिलित नहीं, बाकी आपको भी बताएं पूरी द्वारका। ठीक है, पूरी द्वारका। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 4 धाम सम्मिलित नहीं है वो आपका पूरी द्वारका और पूरी द्वारका रामेश्वर है, और लेकिन मानसरोवर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित जोड़ों में जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में रवि कीर्ति रहते थे, इसने एहोल अभिलेख लिखे। ठीक है, एहोल अभिलेख लिखे। इसके बाद आपका भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के यहाँ रहते थे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दांडी नरसिंह वर्मन के यहाँ रहते थे, लेकिन हरिसेन जिसके दरबार में रहते थे उनका नाम है समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त। और हर्ष के दरबारी कवि थे जिसका नाम है वानभट्ट। ठीक है, वानभट्ट। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज यहीं तक रुकते हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए अंदाज में। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।